अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी गाइस, थोड़ी सी लेट हो गई इस दफ़ा वीडियो बनाने में निजी मसरूफियात की वजह से। तो क्वालिफाई गाइड MCQ सीरीज़ की जो हम MCQ सीरीज़ को जो क्वालिफाई गाइड को हल कर रहे थे उसके आज हम 9वें पार्ट की तरफ जा रहे हैं। पहला MCQs है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 2 ईयर। जो 2 साल की उम्र में जो लैंग्वेज की क्या क्या खसूसियात बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। देखिए, वोकेबलरी रैपिडली इंक्रीज़, क्या जो वोकेबलरी है बच्चे की वो तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। यूज़ ऑफ पास्ट टेंस, तो बच्चा पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशन, कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन भी बच्चा यूज़ करता है, या क्या तीनों। देखिए, जब बच्चा कोई भी जब लैंग्वेज सीखेगा तो लैंग्वेज सीखने के साथ ज़ाहिर बात है उसकी वोकेबलरी भी बिल्ड होगी। वो पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल करेगा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये किया फलां, या उस तरह कुछ ना कुछ उसको प्रीपोजिशन यानी बात करने से का, की, के वगैरह भी जो है वो है, हैं वगैरह भी, ये चीज़ें भी वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस फॉर शेपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर इज़ एम्फसाइज्ड इन। वो कह रहा है कि जो ट्रेनिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस है उसमें, या जो चीज़ों को शेप देना, चीज़ों को बदलना, मॉडलिंग करना, ये बिहेवियर में ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा है कि जो इसको ज़्यादा फोकस करता है, तो वो है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। यानी बिहेवियरिस्ट कहते हैं ना कि चीज़ों को एक इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बदला जा सकता है। यानी लोगों को एक ख़ास इन्वायरमेंट मिले तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से ढाल सकते हैं, तो उनकी शेप, उनकी मॉडलिंग, यानी उनको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बदला जा सकता है। तो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट इज़ द जर्मन वर्ड विच मीन्स। गेस्टाल्ट जो है ये जर्मनी का वर्ड है। इसका मतलब देखिए, गेस्टाल्ट जो थ्योरी भी है इसका मतलब होता है कि होल या इसको कन्फिग्रेशन या टोटल, यानी किसी चीज़ को एज अ होल लेना, किसी चीज़ को इकट्ठा लेना। तो इसका टोटल पार्ट, कन्फिग्रेशन, होल, ये तीनों आंसर ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो A, B एंड C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडोरा। हमें पता है कि बंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, और बंडोरा इस थ्योरी में किस चीज़ के ऊपर फोकस करता था। बंडोरा फोकस करता था कि जो है ना, कोई भी जो सीखता है, सीखने में ऑब्जर्वेशन करने से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, इमिटेशन यानी कॉपी करके सीखता है। तो इसके तीनों ऑप्शन ठीक होंगे कि बंडोरा इन तीन चीज़ों पे फोकस करता है कि बच्चा जो है वो इमिटेट भी करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और ऑब्जर्विंग, इन सब सीख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इन विच स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ऑन। लर्निंग का वो तरीका जिसमें बच्चा अपनी जो है ना वो लर्निंग खुद कर रहा होता है, खुद चीज़ों को करके और फिर समझ रहा होता है, अपना नॉलेज खुद जनरेट कर रहा होता है। तो ये बंडोरा की थ्योरी की तरह ही है। ये डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं कि यानी वो खुद ही जो है ना वो तजर्बा करके खुद ही करके सीख रहा होता है। तो ये डिस्कवरी लर्निंग होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज विलियम बॉन्डेड प्राइमरी नॉन। देखिए, विलियम बॉन्डेड जो था इसने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी के अंदर जो है वो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबॉरेटरी बनाई थी, और ये जो है ना इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी इसे भी कहा जाता है। और ये इसकी जो है जो पहला आंसर है वही ठीक होगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल लेबॉरेटरी फॉर रिसर्च इन साइकोलॉजी, कि रिसर्च साइकोलॉजी के अंदर पहली जो रिसर्च लेबॉरेटरी थी वो बनाई गई थी 1879 लिप्जिग जर्मनी में, जो विलियम बॉन्डेड ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टेनले हॉल इज़ नोट वर्दी इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज ही। जो स्टेनले हॉल था इसकी हिस्ट्री में क्या अहमियत है और साइकोलॉजी में इसकी कितनी, क्या इसकी तारीख क्या है। तो देखिए, स्टेनले हॉल जो था ये वो पहला शख्स था जिसने अमेरिका के अंदर, यानी अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी, यानी अगर बात की जाए कि पहली लेबॉरेटरी दुनिया में किसने बनाई थी, तो वो लिप्जिग जर्मनी में बनाई गई थी, जो हमने विलियम बॉन्डेड को पहले देखा। लेकिन जब जो अमेरिका के अंदर पहली लेबॉरेटरी बनाई थी वो जी स्टेनले हॉल ने बनाई थी, और यही था जिसने पहला इसे जर्नल जो लॉन्च किया था साइकोलॉजी के ऊपर, वो भी इसने लॉन्च किया था। इसी ने वहाँ पे उनको एक फोर्स करके एक एसोसिएशन भी साइकोलॉजी के रिलेटेड, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बनाई थी, जिसे APA कहते हैं। APA याद रख ले, APA स्टेनले हॉल ने यानी फोर्स करके ये वाली जो ना APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई थी। तो इसको तीनों ऑप्शन जो है ना वो ठीक हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज माइट विलियम जेम्स
अब लफ्ज़ आ गया विलियम जेम्स, तो आपको पता हो कि विलियम जेम्स कौन था। विलियम जेम्स जो था वो फंक्शनलिज्म का बानी था, फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी था, और ये अमेरिकन था। और इनकी जो थ्योरी थी वे क्या करते थे कि चीज़ों के काम को देखते थे, ये चीज़ों के स्ट्रक्चर, चीज़ों की साख्त, चीज़ों की हैबत को नहीं देखते, चीज़ों के काम को देखते थे। तो कह रहा है कि विलियम जेम्स ने क्रिटिसाइज़ किया फॉर एग्जामिनिंग अ मूवी फ्रेम बाय फ्रेम इंस्टेड ऑफ सीइंग द मोशन इन द मोशन पिक्चर, यानी उन चीज़ों को कि किन किन, यानी कि मैं इससे आपको जैसे कि इस चीज़ के साख्त को देखना, तो उसने कोई मूवी को देख के मूवी का फ्रेम, मूवी के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको अहमियत नहीं दी, उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो क्यों, वो किस चीज़ को देखते थे, वो किरदार को देखते थे, हुआ क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसने जो पार्ट को देखता है वो कौन है, वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं। तो विलियम जेम्स, ये फंक्शनलिज्म जो है ना, ये बिल्कुल अपोजिट है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म अपोजिट है फंक्शनलिज्म के। तो विलियम जेम्स जो था फंक्शनलिज्म का बानी था और वो क्रिटिसाइज़ किया उसने स्ट्रक्चरलिज्म पे। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये कहते थे कि किसी चीज़ों को, उनके पार्ट, उनकी जो है ना वो साख्त हैबत, उनको सामने क्या नजर आ रहा है वो उसको देखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड अ टेनिस कोच इंसिस्ट दैट ही कैन मेक एनी रीजनबली हेल्थी इंडिविजुअल इनटू एन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव टेनिस प्लेयर। फ्रेड इज इक्विंग द थॉट ऑफ, वो कह रहा है कि फ्रेड जो है ना वो कहता है कि कोई उसे जो है ना वो एक हेल्थी इंडिविजुअल उसे दे दिया जाए, एक सेहतमंद बंदा उसे दे दिया जाए, तो वो उसको जो है ना एक अच्छा जो है ना वो बना देगा, टेनिस प्लेयर बना देगा। तो ये वाले कौन बात ये करते हैं, देखिए ये बिहेवियरिस्ट वाले कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जो है बंदा, उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट दिया जाए तो उस इन्वायरमेंट में उससे जो आप जो काम लेना चाहें वो मतलब ले सकते, उसको जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये वाला जो है ना वो, और यहाँ पे कौन था, ये जो बिहेवियरिस्ट कौन है, जे बी वाटसन है, जिसने ये वाली थ्योरी जो है दी थी, ये वाली बात जो की थी, या यानी ये वाली बात रिलेटेड है जे बी वाटसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज माइट सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग टू पिक हिज मदर अप एट द एयरपोर्ट वाज हेनरी अनकॉन्शियस वे ऑफ सेइंग दैट ही डिड नॉट वेलकम हर विजिट। देखिए साइकोलॉजी में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़, यानी एमसीक्यूज़ करने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ जो कहते हैं ना हिंट्स, उनको देख के आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया अनकॉन्शियस। अब देखिए कि सोचिए कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसमें अनकॉन्शियस की बात होती है। तो देखिए वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ये बात करता था, सेगमेंट फ्रॉड करता था, और किस में करता था, उसने थ्योरी जो दी थी साइको एनालिटिक, उसमें वो करता था। तो ये वाली जो सीधी बात है ये रिलेट हो गई साइको एनालिटिक के। कोई अगर अनकॉन्शियसली उसे याद नहीं रहता, वो जाके नहीं लेता, अपनी मॉम को रिसीव नहीं करता, तो ये वाली किस, तो ये साइको एनालिटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विद विच स्किनर फॉलोअर्स वुड एग्री। वो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिससे जो स्किनर के फॉलोअर है ना वो उसके साथ एग्री करेंगे। तो वो देखिए इसमें थोड़ा सा आप इसको याद करना होगा आपको। तो ये वाले फ्री विल इज एन इल्यूजन, जो डी ऑप्शन है इसका वो ठीक होगा कि जो अपनी मर्जी है ना ये एक धोखा है। तो ये स्किनर जो है ना इसकी तरफ, इनकी तरफ तो चलता है। इसको आप खुद ही इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बाकी स्टेटमेंट को आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैव द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। आप ह्यूमन इंसानों के रिलेटेड किसका जो है ना वो जो पुरुम्मीद जो रवैया है, तो ये ह्यूमनिज्म का है। ह्यूमनिज्म थ्योरी ही ह्यूमनिस्टिक जो है ना ह्यूमन के ऊपर है, तो इसलिए ये नेक्स्ट, द टेंडेंसी टू वी वन ऑन ग्रुप एज सुपीरियर टू अदर एंड एज स्टैंडर्ड फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ फॉरेन बेस इज नॉन एज, के कौन सी जो है ना वो अपने आप को सुपीरियर देखना और बाकियों को आपसे कम तर देखना, ये कौन, ये सेंट्रिसिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म। सेंट्रिसिज्म कहते हैं ना अपना ज़िद्दी, अपनी ज़ात, अपने आप को। तो एथनोसेंट्रिसिज्म एक यानी कि समझो एक तबका है, ये वो है कि जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड जेनेटिक मैकेनिज्म वुड मोस्ट लाइकली टू अंडरटेकन बाय। देखिए जेनेटिक और एंडोक्राइन ये हमारे जो है ना वो जीन्स और दिमाग, इन चीज़ों से रिलेटेड इंटरनल बॉडी के, तो ये वाले जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को देखते होते हैं। अंडरटेकन ये साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन है। याद रखिए कि इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो ये साइकोलॉजी के एंड पे आ रहे हैं, वो ये कि ये वाले प्योर जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है ना हमारा कोई ना कोई जो बिहेवियर, जो किरदार उसके मुतालिक होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो कि ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स उसकी तरफ जा रहे हैं, और ये प्योर साइकोलॉजी के सवाल हैं जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं ये वाले क्वेश्चन ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पेपर्स में जो है ना वो नहीं गुजरे। बहरहाल आपको जो है ना वो देख ज़रूर लेना चाहिए कि कुछ पता नहीं चलता, जैसे चीज़ें कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही हैं तो कोई क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है।
तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो खुद याद रखनी होंगी, या जो बायोलॉजी वाले हैं या केमिस्ट्री वाले हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द फैक्ट दैट द साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑल एग्री अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये किस चीज़ पे इंसानों की यानी नेचर और डेवलपमेंट में किस चीज़ पे ये जो है ना वो नहीं करते, ज़्यादा जैसे एग्री नहीं होते। देखिए दैट देयर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम फिनोमेना, कि किसी भी कोई भी काम मसला है उसको देखने के बहुत सारे फिनोमेने हैं, बहुत तरीक़ेकार हैं। तो बाकी मैं नहीं पढ़ता स्टेटमेंट, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए साइकोलॉजी वाले जो है ना जो ये किसी एक चीज़ को मुख्तलिफ प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, किसी एक चीज़ को एक तरह से नहीं देखते, ये मुख्तलिफ तरह से देख रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही है कि वो जो कोई भी मसला है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन अप्रोच टू बिहेवियर सजेस्ट दैट, मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं ना कि बहुत सारी वजह जो है किसी भी चीज़ के लिए, तो बिहेवियर कौन सी इसमें बात उनकी ठीक होगी। देखिए बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि वो कोई भी मसला है ना, उस मसला वो बहुत कम्प्लेक्स होता है और उसके अंदर बहुत सी वजूहात इंटर रिलेटेड होती हैं। यानी कोई किसी चीज़ का हैपन होना, एक बच्चा स्कूल में नहीं आया तो इसमें हम सरासर बच्चे को नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो है ना वो उसने जानबूझ के, हो सकता है उसकी वालदा बीमार हो, वालिद बीमार हो, वालिद ने फोर्स किया हो, वालदा ने फोर्स किया हो, कोई फाइनेंशियली यूनिफॉर्म ना हो, हज़ारों मसले हो सकते हैं। तो कह रहा है कि ये जो होता है ना, जो वजह होती है कोई भी, तो ये कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और बहुत सी फैक्टर्स के साथ इंटर रिलेटेड होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर वी आर बर्न आर मेड टेंड टू बी। जो साइकोलॉजी ये क्या कहती है, क्या हम पैदा किए हैं या बने हैं? तो देखिए साइकोलॉजी कहते हैं पैदा भी हुए उस पर भी बिलीव करती है, और ये जो है ना बाद में हम उसको बनाया भी जा सकता है, यानी हम किसी भी इंसान को अपनी मर्ज़ी से जिस तरह ढालना चाहें ढाल सकते हैं, इसके ऊपर भी बिलीव रखती है। तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक होगा, वी आर बोथ बर्न एंड मेड, हम जो है ना पैदा भी हुए हैं और बनाए भी गए हैं, बनाए भी जाते हैं जैसे। नेक्स्ट द रीज़न द SQ3R मेथड इज इफेक्टिव, आपने एक SQ यानी चीज़ों को याद करने के लिए टेक्निक होती है एक SQ3R। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ों को हम मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, और पार्ट्स से तकसीम करके फिर उसके जैसे हमारा ये सेमेस्टर सिस्टम है कि ये चीज़ों में पार्ट्स के ज़रिए हम जो चीज़ों को जल्दी ज़्यादा सारे लर्न कर लेते हैं, जबकि एनुअल सिस्टम में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो है ना वो यही पहला ऑप्शन ठीक है कि इट ब्रेक्स रीडिंग असाइनमेंट डाउन इनटू मैनेजेबल सेगमेंट्स, यानी कोई भी असाइनमेंट छोटे छोटे जो है ना वो सेगमेंट में जिनको मैं रिक्वायर अंडरटेक अंडरस्टैंडिंग बिफोर यू मूव ऑन, और उनको जो है ना याद करना ताकि बिफोर आगे जाने से पहले। आगे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल क्या होता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, उनके प्रॉस एंड कॉन्स देखना, उनको जज करना, उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहता है। तो कहता है क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना ये क्या बाय बर्थ होती है, क्या इसको डेवलप करना पड़ता है, क्या ये ऐसा ऐसा बढ़ती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर की तरफ चलता हूँ मैं, वो है डी कि नीड टू बी डेलिबरेटली टॉट, क्योंकि इसको सिखाया जाना चाहिए। क्रिटिकल जो है थिंकिंग है, बिकॉज दे ऑफन डोंट डेवलप बाय देमसेल्फ विद स्टैंडर्ड कंटेंट इंस्ट्रक्शन, ये खुद ब खुद जो है ना ये अक्सर जो है ना खुद ब खुद ये क्रिटिकल डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं उभरती। नेक्स्ट कुछ बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, अ न्यूरल इम्पल्स इज इनिशिएटेड व्हेन द न्यूरॉन चार्ज मोमेंटरीली बिकम लेस नेगेटिव और इवन पॉजिटिव दिस इवेंट का। देखिए वो कह रहा है कि एक न्यूरल इम्पल्स है, दिमाग में जो इम्पल्स है वो अपना कोई सोचती है, कुछ करने पे उकसाती है, तो ये कब होगा कि जब उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल होगा, जब उसके अंदर एनर्जी होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन कन्वे इन्फॉर्मेशन डेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई बी वेरिंग। जो न्यूरॉन है इसका जो है ना ये वेरी तभी कर रहा होता है कि जब उसकी स्ट्रेंथ यानी किसी जब ताकत ज़्यादा होगी तो काम ज़्यादा होगा ना। जो न्यूरॉन जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भेजेगा जब उसके अंदर क्या होगी, पावर ज़्यादा होगी। तो इसका जो देखिए वो कौन सा ऑप्शन है, यही सी ऑप्शन देखिए, द रेट एट विच दे फायर एक्शन पोटेंशियल, यानी देखिए कि वो उतनी स्पीडी उतनी स्ट्रेंथ के साथ वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करेगा न्यूरॉन, जब जितना उसके रेट ऑफ फायर एक्शन पोटेंशियल जितना उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरेशन इन एक्टिविटी एट डोपामाइन। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में खारिज होता है और हमें जो है ना फ्रेश करता है। डोपामाइन से हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ये जो डोपामाइन की जो अल्ट्रेशन है उससे क्या होता है कि कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही होती है, तो शिज़ोफ्रेनिया जो है ना वो इसके ज़रिए जो है ना वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े समझने वाले हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो ज़रा सा ना हाजिर दिमाग के साथ। जिम जस्ट बेली अवॉइडेड अ हेड ऑन कोलिजन ऑन द नैरो रोड। जिम जो है ना वो
बड़ी मुश्किल से वो एक तंग रोड के ऊपर उसके टकराने से बचा है। विद हार्ट पाउंडिंग, हैंड शेकिंग एंड बॉडी प्रिस्पेयरिंग, जेम्स रिकॉग्नाइज, लेकिन बाद में उसने अपने हाथ शेक करके अपना हार्ट के जो है ना वो धड़कन को देख के, उसने अपने बॉडी के पसीने को देख के जेम्स ने रिकॉग्नाइज किया कि दीज आर साइन ऑफ बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स विच इज़ कंट्रोल्ड बाई। तो ये बॉडी है, ये जो कंट्रोल किसके ज़रिए कंट्रोल हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका जो डी ऑप्शन है सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी डिवीजन के अंदर यानी कि ये चीज़ें हैं। तो खैर इसको थोड़ा सा आप याद कर लें, ये ज़्यादा रिलेटेड जो है ना वो प्योर साइकोलॉजी के रिलेटेड ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। हिंड ब्रेन क्या, ये दिमाग का एक हिस्सा है, दो दिमाग की जो फ्रंट जो पार्ट है ना उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। और हिंड ब्रेन में कौन कहते हैं, सेरेबेलम, द मेडोला, द पोन्स, ये वाले इसके हिंड ब्रेन में ये वाले पार्ट्स होते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट द थैलेमस कैन बी करेक्टराइज्ड एज। थैलेमस जो है वो उसको कैसे करेक्टराइज किया जा सकता है, थैलेमस रिले सिस्टम को कहते हैं, ये भी एक दिमाग का ही रिलेटेड है, तो ये भी आपने याद कर लेना है कि थैलेमस जो है वो एक रिले सिस्टम है जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है द खाली जगह लोब इज़ द हियरिंग। आपने वो दिमाग के 5 पार्ट्स देखे होंगे, उसमें फ्रंटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो ऑक्यूपिटल जो है ना वो उसका ताल्लुक जो होता है वो आँख के साथ जुड़े होते हैं, यानी देखने के लिए होते हैं, और टेम्पोरल लोब जो होते हैं वो कानों के साथ जुड़े होते हैं जो हमारे सुनने के लिए इस्तेमाल। तो टेम्पोरल लोब ठीक जवाब होगा। देन द साइंटिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क विद स्प्लिट ब्रेन पोटेंशियल, जो दिमाग के हिस्सों को स्प्लिट करने के जो इसके ऊपर जिसने नोबेल प्राइज मिला था वो कौन था, वो था रॉजर स्पिरे, जिसने दिमाग के जो है ना वो स्प्लिट ब्रेन के ऊपर जो है ना उसने काम किया था, उसको नोबेल प्राइज मिला था 1981 में रॉजर स्पिरे को ये मिला था। नेक्स्ट है साउंड प्रेजेंटेड टू द राइट ईयर आर रजिस्टर्ड। जो साउंड हमारे जो है ना राइट ईयर दाएं वाले कान में रजिस्टर होगी तो वो देखिए वो मोर क्विकली इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो फौरी जो है हेमिस्फीयर ये दिमाग के हिस्से ही हैं जिसको ना, तो ये आप याद करें कि वो वाली जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर दिमाग उसकी तरफ जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट होगी। नेक्स्ट इन पीपल हुज कॉर्प्स colossus have not been severed, verbal stimuli are identified more quickly and more accurately। ये भी रिलेटेड है दिमाग के हिस्सों की तरफ। तो वो कह रहा है कि वो जब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही होती है 279, यानी जब इसको हम कह सकते हैं कि जो है ना कॉर्पस, इसको कहते हैं कि रिटन टेक्स्ट, कॉर्पस कैलमस, जो रिटर्न हमारा टेक्स्ट है वो कह रहा है कि जब वो वर्बल स्टिमुलाई में आता है तो वो कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, तो जब वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में हम सेंड करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हार्मोन आर टू द एंडोक्राइन सिस्टम एज। एंडोक्राइन दिमाग के रिलेटेड, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर द नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर जवाब होगा। नेक्स्ट जेनी हैज़ ब्राउन हेयर एंड ब्लू आइज एंड 5 feet 8 inch टाल, वट इज़ बीन डिस्क्राइब बाई जेनी। तो वो कह रहा है कि जेनी जो है ना उसके ब्राउन हेयर है और ब्लू आइज़ हैं, तो और इतना वो टाल है, तो कौन सी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होंगी। देखिए जीनोटाइप तो होता है बेसिकली यही जो हमारा जेनेटिक के रिलेटेड होता है, लेकिन जो फेनोटाइप होता है ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट इन दोनों के रिलेशन के साथ होता है। तो जो हेयर, आइज़ और ये वाली जो हाइट है इनका ताल्लुक हेरिडिटी के साथ भी है, जेनेटिक के साथ भी है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का भी किरदार होता है, क्योंकि वो क्या नर्चर कर रहा है, क्या खा रहा है उसके ऊपर। तो ये फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप के अंदर क्या होता है कि वो ये दोनों का रिलेशन होता है, जेनेटिक का और एनवायरनमेंट का। इस तरह जो बाकी जो चीज़ें हैं जहाँ सोमाटोटाइप लिखा हुआ है तो ये इसमें बॉडी को कैटेगरी किया जा सकता है फिज़िक के तौर पे, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। इसी तरह जो साइकोगोनी है ये भी फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर होता है। तो वैसे आप याद कर लेंगे फिजियोग्नोमी ये फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर होता है। जो सोमाटोटाइप ये बॉडी की कैटेगरी होती है फिज़िक की बुनियाद पे, तो फोनोटाइप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अडॉप्टेड चिल्ड्रन सिमिलैरिटी टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू। जो बच्चा एक अडॉप्ट किया है किसी ने और उस बच्चे की जो खसूसियात हैं वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मिल रही, तो जो पेरेंट्स के साथ मिल रही वो हेरिडिटी होगा। और जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन अडॉप्ट किया है और उसकी जो खसूसियात हैं वो अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ हों तो वो वाला उसका एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होगा। द स्पॉन्टेनियस हेरिटेबल चेंज आर एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये म्यूटेशन आपने वो 8वीं क्लास में साइंस में टॉपिक की पढ़ाई होगा डीएनए के रिलेटेड, वो उसमें म्यूटेशन वाला अमल ही होता है, ये वो वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इन द एम्पिरिकल एविडेंस स्ट्रॉन्गेस्ट। एम्पिरिकल एविडेंस जो नॉलेज जो हम सेंसेस के जरिए लेते हैं, तो सेंस जो ये दावा है सेंसेस के जरिए नॉलेज लेने वाला कौन सा है? द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर स्पेशलाइज्ड टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निशन टास्क। जो दिमाग के दो हिस्से हैं, ये मुख्तलिफ तरह के जो टास्क हैं उनको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, आफ्टर रिपीटिंग पेयरिंग ऑफ अ टोन विद मीट पाउडर पावलो फाउंड दैट अ डॉग विल सलवेट विद द टोन इज प्रेजेंट। वो कह रहा है कि एक जो डॉग है उसको गोश्त दिया जाता है एक ख़ास तरह की बेल जो है ना वो बजा के, तो बाद में जो है ना वो सिर्फ बेल बजती है, उसके मुंह से आ जाता है सलाइवा आ जाता है, तो क्या चीज़ होगा? तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा कि जब हम एक न्यूट्रल स्टिमुलाई को हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं तो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। क्लासिकल कंडीशन में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है सैम वाइफ ऑलवेज वेयर द सेम ब्लैक नाइट गॉन व्हेन एवर शी इज़ इन द मूड ऑफ आउटिंग। जो सैम है उसकी जो वाइफ है वो जब भी ब्लैक गाउन पहनती है तो उसके बाद वो बैठ जाती है। अब सैम एक बच्चा है, सैम जो है ना वो सैम वाइफ यानी वो उसका यही हो गया ना। सैम बिकम अरोज टू गो आउट एज सोन एज ही सीज हिज वाइफ इन द नाइट गॉन। तो सैम ने जैसे ही अपनी बेगम को देखा कि वो वैसे ही होना चाहिए था, मदर को होना चाहिए था, खैर, तो जैसे उसने अपनी वाइफ को देखा कि वो उसने गॉन पहना तो फौरी तौर पर जल्दी उठा तैयार हो गया। तो क्या ये कंडीशन स्टिमुलस है कि उसके पता है ना कि अभी गॉन उसने चाहे वैसे पहना हो वो बैठ नहीं जा रही, लेकिन गॉन जो जब भी पहनती है वो बैठ जाती है। अब वो जब भी गॉन पहनती है बैठ जाती है, वो सो के उठाया, उसने देखा कि बेगम गॉन पहने खड़ी है तो उसने समझा कि वो बैठ जाने के लिए वो फौरी तौर पर जल्दी रेडी हो जाएगा बैठ जाने का, तो ये कंडीशन स्टिमुलस होगा। नेक्स्ट है वाटसन ए रेनर कंडीशन लिटिल बेन टू फेयर वाइट रैट बाय बैंगिंग अ हैमर ऑन अ स्टील बार एज ही प्लेड विद द वाइट रैट। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट अल्बर्ट फेयर नॉट ओनली वाइट रैट बट वाइट स्टफ टॉयज एंड संटा बेड। ये इसको बात को समझने देखिए कि वो एक जो बच्चा है वो लिटिल बर्ड जो है वो चूहे से डरता है, रैट उससे डरता है। और फिर बाद में क्या हो गया कि वो अगर उसके सामने मुख्तलिफ़ तरह के और रैट टॉय खिलौने भी आ जाएँ, जो आर्टिफिशियल रैट भी आ जाएँ, तो उनसे भी डरने लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि वो स्टिमुलस को अंडरस्टैंड जो यानी उसने हर चीज़ को एक जैसा समझ लिया है कि जो रैट कार्टून वाला है, जो रैट आर्टिफिशियल है, जो दूसरा है, तो वो सबको एक ही समझ लिया है, तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट द फिनोमिना ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशन शोज डैट। हायर ऑर्डर कंडीशन क्या होता है? देखिए वो हमने वो पढ़ा था कि पहले लोअर कंडीशन तो यही होता था ना कि अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स। हायर ऑर्डर में क्या होगा कि कंडीशन स्टिमुलस होगा और अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ जाएगा, कि यानी ये हायर ऑर्डर आप पावलो की थ्योरी देखेंगे ना तो उसको आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे ट्रू है? तो इसकी हम जो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सी देखिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कंडीशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। दो चीज़ों के दरमियान जो कंडीशनिंग है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हतमी नहीं है। विद बोथ टाइप्स जॉइंटली एंड इंटरएक्टली गवर्निंग सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। दोनों कुछ ना कुछ चीज़ों उनके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट इन द स्किनर बॉक्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो स्किनर बॉक्स में हमने क्या देखा था कि वो जो है ना वो जो रैट था वो उसको भूख लगी हुई थी और भूख लगने की वजह से वो इधर उधर हरकत कर रहा था, लीवर दबा रहा था। तो कौन सी चीज़ थी जो इंडिपेंडेंट, जो उसका भूख थी ना वो इंडिपेंडेंट थी, हंगर जो है उसकी वो इंडिपेंडेंट, और जो उस के रिलेट जब वो दबाने के बाद लीवर और जो खुराक का मिलना था वो डिपेंडेंट था। यानी जितनी वो भूख होगी उतना वो दबाएगा, वो लीवर दबाएगा, खुराक आएगी, तो जो लीवर का दबाना वो होगा अनकंडीशन, वो इंडिपेंडेंट होगा, और खुराक का मिलना डिपेंडेंट। तो द रेट ऑफ रिस्पॉन्ड जो है ना वो सी ऑप्शन जो है वो उसका क्या हो जाएगा, इसका स्टिमुलस का वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। होप्स आपको समझ आ जाएगा। आज के कुछ MCQs नो डाउट वो प्योर साइकोलॉजी के रिलेटेड थे और मतलब साइकोलॉजी से थोड़ा से हट के थे, इसलिए वो उनको मैंने थोड़ा सा गुजारा है। तो बाकी अगर जो किसी की समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, हम उसके ऊपर मज़ीद वो डिस्कशन कर सकते हैं, इसको मज़ीद सर्च करके हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।